हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी की नेक्स्ट क्लास। और ये क्लास बेसिकली हमारी आज की क्लास कंसेप्चुअल होगी और इस क्लास में हम बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अबाउट द टॉपिक। बट हम स्टार्ट करें उसके पहले देयर इज अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मेक श्योर के स्टडी IQ आप सभी हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया है यूपीएससी IAS के लाइव बैचेस। इन बैचेस में आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपके कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हुई मिलेगी। इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए टेस्ट सीरीज, नोट्स अलोंग विद द मेंटरशिप, ये सभी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा ध्यान से समझें कि अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, मतलब हमारे P2I बैच से अगर आप जुड़ते हैं, तो P2I बैच से जुड़ने वाले स्टूडेंट अगर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस बैच से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, तो उस कंडीशन पे उन स्टूडेंट्स को स्टडी IQ अपने खर्चे पर प्रिपरेशन आगे की कराएगा। क्लियर है? फाइन। आपका सारा खर्चा स्टडी IQ ओन करेगा। ओके, सो हमारे साथ जुड़े और इस जर्नी का पार्ट बने और अपनी सफलता को एंश्योर करें, अपनी सक्सेस को एंश्योर करें। ओके, चलिए तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और जैसा कि आप सभी ने प्लेलिस्ट में देख रखा होगा कि हम बेसिकली चलते हुए हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी क्लाइमेटोलॉजी की अर्थात जलवायु विज्ञान की, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट अर्थात पृथ्वी पर जलवायु की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या फिर वायुमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके साथ हमने जर्नी स्टार्ट करी थी। हमने पूरी जर्नी में देखा कि किस प्रकार पृथ्वी पर जो है वो जलवायु बनने के बाद क्रमबद्ध तरीके से उसमें परिवर्तन आए। इसके अलावा हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में देखा, कुछ कथनों पर विचार करा और नाइट्रोजन से चलते हुए आर्द्रता और आर्द्रता से चलते हुए हम एरोसोल्स तक आए। और एरोसोल्स के बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा बेसिकली अबाउट द एशियन ब्राउन क्लाउड या एशिया के भूरे बादल के बारे में। किस प्रकार एशिया के ऊपर या साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर एक पतली परत का निर्माण होता है और यह परत वास्तविकता में क्या करती है, ग्लोबल डिमिंग कॉज करती है और इससे पूरे एशिया में आपको हृदय घात की समस्या या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा इसका एक आर्थिक पहलू भी है। यह क्षेत्र एशिया का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यह कृषि पर आधारित क्षेत्र है और कृषि पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में इन डेप्थ एनालिसिस करा था। क्लियर? फाइन। चलिए, आप सभी ने अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछे थे, हम आज की क्लास में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फाइन। आप जो भी डाउट पूछते हैं चैट में उसको डायरेक्टली मैं रीड करता हूं और इसके बारे में आपको क्लास के बीच में आंसर करता रहूंगा। क्लियर? चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि यह पृथ्वी है और सामान्यतः जब स्टूडेंट बुक में रीड करता है तो समझिएगा कि बुक में डायरेक्टली ये इस प्रकार से मेंशन करा होता है अबाउट ये जो पार्ट है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसके बाद यहां पर एक वायुदाब की पेटियां होती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में इस प्रकार से कुछ वायुदाब की पेटियां बनाई जाती हैं। फाइन। बेसिकली जो वायुमंडलीय दाब है इसका कुछ क्षेत्र बनाया होता है जनरली बुक्स में। डायरेक्टली स्टूडेंट इस डायग्राम को याद करने का प्रयास करता है। पहले समझिए कि इस डायग्राम में कुछ कंसेप्चुअल एरर्स हैं। फाइन। अब ये किस प्रकार से आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस प्रकार से समझ पाएंगे, इसके बारे में हम इस कक्षा में देखेंगे। परंतु मैं इसे स्टार्ट करूं इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे रेज करना चाहता हूं। फाइन। टेल मी एक बात बताएं कि जो लैटिट्यूडनल या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार
हमारे यूपी, बिहार या पंजाब का है। इसी प्रकार का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार आपको देखने को मिलता है यूरोप में कुछ नेशंस में। 2, 4, 5, 10 डिग्री लैटिट्यूड्स का डिफरेंस होगा, 8, 10 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। फाइन। और इतने लैटिट्यूडनल डिफरेंस पे, इतने अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के अंतर से आपको कितना ड्रास्टिक चेंज मिलता है, कितना आमूलचूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। कहां यूपी और बिहार का जलवायु और कहां पर इटली या पुर्तगाल की जलवायु। यहां मात्र जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, अक्षांशीय देशांतरीय अंतर है इन क्षेत्रों का, यह बहुत ज्यादा नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अक्षांश या देशांतर ये डिसाइड करते हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की होगी। अब समझिए, अगर कोई क्षेत्र इस एरिया में आता है, कोई देश इस क्षेत्र में आता है, तो औसत तापमान इस क्षेत्र का ज्यादा होता है। और अगर कोई क्षेत्र इस कहीं क्षेत्र यहां से बिलोंग करता है, तो उसका तापमान सामान्यतः कम होता है। परंतु एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, यहां पे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है पृथ्वी पर जहां आपको देखने को मिलेगा कि अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूपी, बिहार और इटली और पुर्तगाल, इनमें 10-12 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, और 10-12 डिग्री इतना बड़ा चेंज नहीं होता। फाइन। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जहां पर इटली में 11-12 फीट थिक स्नो की कवर देखने को मिलती है, हिमपात होने के बाद 6 से 12 फीट तक स्नो भरती है, वहां यूपी और बिहार में आपको जन्म जन्मांतर कभी जो है स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा, हिमपात देखने को नहीं मिलेगा। अब इतना बड़ा चेंज कैसे आता है, समझ पा रहे हैं? अब इसके साथ एक क्वेश्चन और रेस करता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने जो विंटर्स देखे हैं या आपने जो शीत ऋतु देखी है, एक बात बताएं, भारत में जो शीत ऋतु पड़ती है, इस शीत ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं? आई थिंक आप सभी ने महसूस करा होगा, जब आपको शीत ऋतु में कोई मेडिसिन बाय करनी होती है, एक शॉप में जाएंगे आप, आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे। फाइन। आपको दिखेगा वैसलीन बिक रही है, बोरो प्लस बिक रहा है इंडिया में। फाइन। और ये जो ब्रांड्स है ना, वैसलीन हो गया या ये बोरो प्लस हो गया, इसका कल्चरलाइजेशन कहां से हुआ है? फाइन। तो ध्यान से देखिए, ये जो ब्रांड इंडिया में वैसलीन एंड ऑल ये सब सेल कर रहे हैं, ध्यान से देखें, ये ब्रांड बिलोंग करते हैं यूएसए से या फिर वेस्टर्न नेशन से। इन ऑल टोटल उनकी ब्रांडशिप जो है बाहर की है। फाइन। अब हमारे यहां विंटर में पर्सन जो है वो मॉइस्चराइजर यूज करता है। फाइन। और ये कंपनीज जिन नेशन से बिलोंग करती हैं, उन नेशंस में जाकर ध्यान से देखें, उन नेशंस में ये कंपनी विंटर में बिकने वाले मॉइस्चराइजर नहीं बेच रही। फाइन। आप पाएंगे कि वैसलीन जो है जो हम जनरली मॉइस्चराइजर के फॉर्म में यूज करते हैं, ये वैसलीन जिस कंपनी से बिलोंग करती है उसके जेनेसिस है कहां से? पश्चिमी देशों से। फाइन। यूएसए और यू कैन से परफेक्टली यूरोप से। और याद रखें यूरोप में वैसलीन नहीं बिक रही है। फाइन। मतलब यूरोप का पर्सन मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहा है विंटर के टाइम पे, लेकिन भारत के केस में भारतीय शीत ऋतु में मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। अगर आपने अनुभव करा हो तो ध्यान से देखेंगे, तो शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में, जब आप अपनी स्किन के ऊपर रब करते हैं अपने हाथ को, तो एक व्हाइट कलर की लाइन बन जाती है। फाइन। ये क्या दिखाता है? ये लाइन आपको बेसिकली समर्स में नहीं दिखेगी, ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखेगी, परंतु ये लाइन आपको दिखेगी कब? शीत ऋतु में। ये इसका कारण क्या है, इसको समझिएगा। कितनी रोचक तथ्य है कि भारत में जो विंटर्स हैं, भारत में जो शीत ऋतु है, यह शीत ऋतु वास्तव में होती है ड्राई। फाइन। और इसी के सापेक्ष जो यूएसए है, या फिर परफेक्टली मैं कहूं तो यूरोप है, यूरोप में जो विंटर्स हैं, यानी कि जो शीत ऋतु है, ये वेट होती है। ये वास्तविकता में मौसम के अनुसार एक बड़ा चेंज है कि भारत में जहां शीत ऋतु ड्राई देखने को मिलेगी, यानी कि इस समय भारत में जो नमी है इसकी मात्रा बिल्कुल कम होगी। और यही कारण है कि जब वायु में नमी की मात्रा नहीं है तो आपकी स्किन ड्राई हो रही है। फाइन। लेकिन इसी के सापेक्ष जब यूरोप में पड़ते हैं क्या? विंटर्स, तो उस समय यूरोप के अंदर जो बारिश है उसका आगमन होता है। और याद रखें, यूरोप के अंदर विंटर्स हमेशा वेट होते हैं, नमी होती है, आर्द्रता अधिक होती है। और यही कारण है कि भारत में वैसलीन बिकेगी, लेकिन वैसलीन कभी भी नहीं बिकेगी कहां? यूरोप में। फाइन।
तो समझिएगा इस चीज को कि इंडिया के अंदर शीत ऋतु और यूरोप के अंदर शीत ऋतु, इन दोनों ऋतुओं के कैरेक्टरिस्टिक्स में अर्थात गुणधर्म में आपको पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है? फाइन। अब समझिएगा आपने भारतीयों को अभी देखा होगा, फाइन, जनरल फैशन के कल्चर में वो लेदर की जैकेट्स पहनते हैं, फाइन, बट यथार्थता यह है, सही बात यह है कि भारत में जो विंटर्स होते हैं, फाइन, भारत में जो शीत ऋतु होती है, ये शीत ऋतु को कहा जाता है कि ये वुलन वाली शीत ऋतु है, यानी कि ऊनी कपड़े पहनने वाली शीत ऋतु है। यानी कि हमारी जो ऋतुएं हैं या हमारा जो खासकर विंटर्स हैं, ये विंटर्स से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त है कि हम ऊनी कपड़े पहने, फाइन। लेकिन जहां हमारे विंटर को कहा जाता है वुलन विंटर, फाइन, या ऊनी कपड़ों वाली शीत ऋतु, वहीं यूरोप में पड़ने वाले विंटर को कहा जाता है लेदर विंटर, फाइन। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को याद रखें, और इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज जब आप अपने पेपर में लिखेंगे, आप सोच कर देखें कि सिविल सेवा परीक्षा में एक बार में 15 से 20 हजार बच्चे बैठते हैं मेंस लिखने के लिए, सभी आर क्वालिफाइड, इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तभी ये प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। परंतु इस कंडीशन में जहां पर सभी का नॉलेज लगभग इक्वल है, कुछ विद्यार्थियों को अधिक और कुछ को कम मार्क्स क्यों? इसका मूल कारण है उनकी टर्मिनोलॉजीज। अब जब कभी आप एक्सप्लेन करें आंसर में, तो टर्म याद रखें, इंडियन विंटर्स को वुलन विंटर या ऊनी कपड़ों वाली शीत ऋतु कहा जाता है, और पश्चिमी देशों का जो विंटर है या पश्चिमी देशों की जो शीत ऋतु है, इस ऋतु को जो है वो लेदर विंटर कहा जाता है या चमड़े वाली ठंड। क्लियर? अब इसका कारण क्या है तो ध्यान से देखिएगा। आप वुलन के कपड़े पहने हैं, हमें पता है कि भारतीय क्षेत्र में जब विंटर्स होंगे या शीत ऋतु होगी, उस समय कभी भी वर्षा बहुत अधिक नहीं होगी, फाइन। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर बार अपवाद होंगे। हमारे यहां जो है कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में बारिश होती है, परंतु औसतन अगर हम देखें तो हमारे पूरे भारतीय क्षेत्र में झूम के सावन नहीं आया होता, फाइन। लेकिन आप यूरोप को देखेंगे तो यूरोप में जिस समय विंटर्स पड़ रहे होते हैं, जिस समय शीत ऋतु होती है, उस समय यूरोप में झूम के सावन आता है डियर, फाइन। तो यूरोप के अंदर बारिश होती है बेसिकली शीत ऋतु में, और इसी कारण वहां का पर्सन कभी भी विंटर से बचने के लिए वुलन क्लोथिंग नहीं पहनेगा। इसका कारण कभी भी यह नहीं है बच्चों कि यूरोप के अंदर ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि वुलन के कपड़े उसको गर्मी नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें कि यूरोप के अंदर विंटर्स को लेदर विंटर और भारत में विंटर्स को वुलन विंटर कहा जाता है, ऊन वाली ठंडी और चमड़े वाली ठंडी। अब याद रखें चमड़े वाली ठंड से क्या आशय है, तो इसको समझिएगा कि जो चमड़ा होता है, जो लेदर होता है, फाइन, इसके गीले होने पर भी अंदर का जो भाग होगा, फाइन, ये सूखा ही रहता है। ये पानी को भले ही अवशोषित कर ले, फाइन, भले ही एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन पीछे पीछे आने से रोकता है और साथ में बहुत अधिक गर्माता है। क्लियर? तो यूरोप के अंदर विंटर्स को कहा जाता है लेदर विंटर या फिर चमड़े वाली ठंडी, और भारतीय ठंड को कहा जाता है ऊनी ठंडी, फाइन। और अब यहां याद रखें कि भारतीय क्षेत्र और यूरोप के जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, अक्षांशीय देशांतरीय जो अंतर है, वो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। 10, 12, 15 डिग्री आपको इटली और भारत के जो पंजाब है, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं जम्मू वाला क्षेत्र, तो ये लगभग आसपास दिखते हैं, फाइन। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, बट बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है कि रशिया का टॉप पार्ट और इंडिया का बॉटम पार्ट, ऐसा डिफरेंस नहीं है, फाइन। तो इस क्षेत्र में ज्यादा डिफरेंस ना होने के बावजूद भी आपको इतना अधिक अंतर क्यों दिखता है? एक साइड जो है वुलन कल्चर दिखेगा, एक साइड जो है लेदर कल्चर दिखेगा। इसका कारण है वायुदाब की पेटियां, फाइन, यानी कि बेसिकली प्रेशर बेल्ट, अर्थ पे बनने वाली प्रेशर बेल्ट या पृथ्वी पर बनने वाली वायुमंडल की दाब पेटियां। अब देखिए, हम इजीली, ध्यान से समझिएगा, मैं इजीली इस डायग्राम की सहायता से आपको समझा सकता हूं कि किस प्रकार से पृथ्वी पर वायुमंडलीय पेटियों का निर्माण होता है, वायुमंडलीय दाब की पेटियों का निर्माण होता है, प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। पर देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि इस डायग्राम को डियर अपने मेंस के पेपर में बना देना और मैं एक्सप्लेन कर दूं
फाइन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन काफी इजी है, फाइन। बट जब स्टूडेंट इसको समझने के बाद, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिस समय आप मेंस देने जाएंगे यू विल फाइंड, आपको एक चीज समझ में आएगी कि डियर टीचर ने पढ़ाया तो था, पर ये डायग्राम बेसिकली मैं मेंस में बना नहीं पा रहा हूं, फाइन। और साथ में ये भी याद रखें कि यूपीएससी जब आपसे पूछेगा एक टॉपिक के बारे में, आप इस टॉपिक को थोड़ा सर्च करें यूट्यूब पर भी, फाइन, आपको मिलेगा कि त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम, फाइन, इसको कैसे बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी जब क्वेश्चन करता है तो याद रखें, पहली चीज तो जब कभी उसने वायुदाब की पेटियों या उनके स्थानांतरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा है, यानी कि प्रेशर बेल्ट के फॉर्मेशन से और उनके डिस्प्लेसमेंट से जब कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसकी हर बार एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ये डायग्राम, इस डायग्राम को कहा जाता है त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का मॉडल, इस मॉडल को बनाएं। और ये मॉडल जनरली जो है वो बोर्ड पर इस प्रकार से बना होता है, और स्टूडेंट जो है वो आने वाले 2 जन्मों में भी इसको देखकर तो नहीं ड्रॉ कर सकता, क्लियर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है मैं आपके सामने इसकी प्लॉटिंग करता हूं समझाते हुए, और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें इस डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक। चलिए, तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पेटियों का निर्माण किस प्रकार से होता है और क्या है ये मॉडल, फाइन। ये मॉडल जो आप देख पा रहे हैं इधर, ध्यान से देखें, त्रिकोशिकीय देशांतरीय, फाइन, त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम या मॉडल, इसको कैसे प्लॉट करना है और ये है क्या और किस प्रकार से वायुदाब पेटियां बनती हैं, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फाइन। अब याद रखें, मैं 1 मिनट का पॉज लेकर आपको यह बताना चाहता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा में जो यूपीएससी है इसका ट्रांसलेशन काफी डिफिकल्ट होता है, फाइन। तो हो सकता है कभी इसके लिए वो कोई और वर्ड यूज कर ले हिंदी माध्यम में, क्लियर। तो इससे बचने के लिए याद रखें, आपको इंग्लिश का वर्ड जरूर एक बार पढ़ना है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइसेल्युलर मैराडोनियल डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखें, हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का मॉडल, क्लियर, या देशांतरीय मॉडल, फाइन। त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का मॉडल या ट्राइसेल्युलर मैराडोनियल डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट, इसे दोनों ही टर्मिनोलॉजीज को आपको अपने माइंड में सिंक इन करना है, पॉइंट क्लियर है, फाइन। चलिए, अब मैं इसे स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये यूरोप का विंटर है, ऐसे विंटर्स हमारे यहां नहीं देखने को मिलते, यहीं पर इसी विंटर को जो है लेदर विंटर कहा जाता है। और इसके अलावा मेरा एक प्रश्न और है, क्या आपने कभी इस प्रकार के टॉर्नेडो आपके नियर बाय एरिया में देखे हैं, फाइन। आप जिसे समझ रहे होंगे वो तो दिन के समय चलने वाला एक भंवर है, ये टॉर्नेडो है, जनरली इसका फॉर्मेशन इंडिया में नहीं होता, फाइन। तो क्या कारण है कि एक टॉर्नेडो यूएसए में बनता है, वो हमारे यहां नहीं बनता, या फिर कुछ स्नोफॉल वाले एरिया जो यूरोप में है हमारे यहां भी हो सकते थे पर वो नहीं है, इसका मेजर कारण क्या है, इसको समझने के लिए अब हम इस डायग्राम को प्लॉट करेंगे बच्चों, फाइन। ये वो डायग्राम है जो हम अभी प्लॉट करने वाले हैं। अगर आप इसकी प्लॉटिंग को समझ लेते हैं तो याद रखें कि आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि विश्व में घटने वाली घटनाओं के पीछे का वास्तविक कारण क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन रेज करूं तो क्या कारण है कि यूरोपियंस ही विश्व के सारे सागरीय मार्गों को खोजने में सफल हुए थे, क्या इसका कारण सिर्फ यह था कि यूरोपियंस में एनलाइटनमेंट प्रबोधन पहले आया था? तो याद रखें इसका आंसर यह नहीं है, फाइन। ज्योग्राफी ने भी, भूगोल ने भी, क्लाइमेटोलॉजी ने भी यूरोपियंस की हेल्प करी थी। याद रखें, भारत से कोई पवन चलकर यूरोप नहीं लेकर जाएगी आपको, लेकिन यूरोप से चलने वाली पवनें जरूर आपको भारत तक लेकर आएंगी, फाइन। भारतीय क्षेत्र से कोई पवन ऐसी नहीं चलेगी डियर जो आपको लेकर नॉर्थ अमेरिका चली जाती और कोलंबस के रूप में आप जो है अमेरिका खोज लेते, पर यूरोप से चलने वाली पवनें जरूर आपको लेकर जाती हैं किसकी तरफ, यूएसए की तरफ। तो याद रखिए, सिर्फ यूरोप का एनलाइटनमेंट या यूरोप के अंदर प्रबोधन ही आविष्कार के युग का कारण नहीं था। यूरोप का भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेटोलॉजिकल एडवांटेजेस यानी कि जलवायुवीय कुछ विशेषताओं ने यूरोपियंस की हेल्प करी थी कि वो नॉर्थ अमेरिका जाने का एक नया मार्ग ढूंढे, या भारत आने का एक नया मार्ग ढूंढे, या नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिस्कवर करें, क्लियर। तो याद रखें इस सब के बारे में हमें भी जानना है,
क्या कारण है कि हम कुछ क्षेत्रों को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं? फाइन। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं? क्या कारण है कि कुछ व्यापारी अपने घोड़े समुद्र में छोड़ दिया करते थे? फाइन। क्या कारण है कि कुछ व्यापारी जो है एक सीजन विशेष में, एक ऋतु विशेष में वो चलना प्रारंभ करते थे और अपने आप बिना मैकेनाइज वे से, यानी कि बिना किसी इंजन के, उनका शिप जो है वो चलता हुआ यूरोप से इंडिया तक पहुंच जाता था। फाइन। अब ये सब हमें समझने के लिए पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए है कि क्या होता है ये क्षेत्र। क्लियर? अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। पहले समझिए कुछ थंब रूल्स हैं। फाइन। कुछ बहुत बेसिक रूल्स हैं, नोट करके इसे लिखना स्टार्ट करें। फाइन। अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं करा डियर, तो आपके लिए आने वाली जो 20-25 मिनट का एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल जीरो होगा। फाइन। तो पहले वीडियो पॉज करके इससे सिंक इन कर लें, इसे बार बार रिपीट कर लें कि हाँ यही वो तथ्य है जो मुझे याद रखना है। फाइन। तो मैं यहां नोट करके कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहला पॉइंट, फाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट तापमान, मैं यहां लिखता हूं तापमान व दाब, इसमें क्या संबंध होता है? फाइन। तो याद रखें, तापमान और दाब में सामान्य सा संबंध है कि तापमान जो होता है क्लाइमेटोलॉजी में, जो तापमान है ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? अगर मैं तापमान बढ़ाता हूं तो उस केस में याद रखिए दाब जो है वो कम होगा। फाइन। और फिजिक्स में इसका उल्टा होता है बच्चों। फाइन, कंफ्यूज ना हो। क्लाइमेटोलॉजी में ऐसा होता है कि ताप और दाब का संबंध क्या है? तो ताप और दाब का संबंध है तापमान बढ़ाने पर दाब जो है वो कम होता है। क्लियर हुए पॉइंट? चलिए नाउ सेकंड पॉइंट मैं रेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि तापमान और दाब के संबंध के बाद जो पवनें होती हैं, फाइन, जो पवनें हैं, फाइन, इनका प्रवाह ये कैसे होता है? फाइन, मतलब पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो एक बिल्कुल सहज सा आंसर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारा तैयार हुआ और आपने उस पर पिन दे मारी, फाइन, तो जब आप उस पर पिन नॉच मारोगे, फाइन, तब के केस में बताइए गुब्बारे से हवा बाहर जाती है या हवा अंदर की ओर प्रवाहित होती है? तो आई थिंक आप इजीली गैस कर पा रहे होंगे कि जो वायु है ये वायु इससे बाहर की तरफ जाती है। यानी कि जब आपने ठूस ठूस कर हवा भरी गुब्बारे के अंदर, तो गुब्बारे के अंदर जो दाब है वो क्या होगा? बढ़ेगा। फाइन। तो गुब्बारे के अंदर हवा पुल करने पे गुब्बारे के अंदर दाब बढ़ गया, आसपास दाब बाय डिफॉल्ट कम है। तो याद रखें, हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती हैं, ये इस डायरेक्शन में प्रवाहित होंगी। क्लियर? तो ध्यान से देखें, जो प्रेशर है ये उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। फाइन। तो हमेशा पवनों का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। और यह भी याद रखें कि तापमान बढ़ाने पर दाब जो है वो कम होता है। क्लियर हो गई बात? फाइन। अब मेरा तीसरा डायमेंशन सुने, बताएं बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, बताएं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ध्यान से अपने घर जाकर देखें कि आपके घर में जो वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स का मतलब होता है जो खिड़की के ऊपर जगह छोड़ी जाती है, फाइन, वो जो आपके घर के वेंटिलेटर्स हैं ये जमीन पर लगे हुए हैं या छत के बिल्कुल पास, आपके घर के रूफ टॉप के बिल्कुल पास लगे हुए हैं? फाइन। तो आप पाएंगे आपके घर का जो लेंटर है, फाइन, उसके एग्जैक्टली नीचे आपको वेंटिलेटर्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये एक वॉल है, तो यहां आपका एक डोर है, यहां पर आपकी एक विंडो है और ऊपर आपको इस प्रकार से वेंटिलेटर्स देखने को मिलेंगे। फाइन। तो याद रखें कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं हर बार आपको जो है ये ऊपर देखने को मिलते हैं। अब इसका कारण क्या है? वेंटिलेटर्स लगाए क्यों जाते हैं? तो डियर, हम रहते हैं एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां साल के लगभग 9 महीने आपको इन ऑल टोटल गर्मी देखने को मिलेगी। फाइन, गर्मी देखने को मिलेगी तो रूम गर्म होगा। और याद रखें, गर्म हवा हल्की होती है
और हल्की हवा ऊपर जाएगी और ऊपर जाके इन वेंटिलेटर से बाहर चली जाएगी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो उष्ण पवनें हैं, उष्ण का मतलब क्या है? गर्म, फाइन। जो उष्ण पवनें हैं, बताएं बच्चों, इनका घनत्व कैसा होगा? इनका घनत्व कम होगा, घनत्व कम। और याद रखिए, जिस भी पवन का घनत्व कम होगा उस पवन का भार कैसा होगा? हल्का होगा। तो ये कैसी पवनें हैं? हल्की। क्लियर हो गया? फाइन। तो देखिए, उष्ण पवनें घनत्व कम, हल्की होती हैं, और हर बार जो उष्ण पवनें हैं इनका प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, याद रखें, उष्ण पवनों का प्रवाह हमेशा नीचे से, ये नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती हैं, और इनका प्रवाह हर बार नीचे से ऊपर की ओर होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? नाउ अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं इसके विपरीत हमें जाना है, फाइन, अर्थात अब मैं डी पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई पवन जो है वो शीतल है, शीतल पवन है, तो याद रखें, जो पवन शीतल होती है अर्थात ठंडी होती है, उस पवन के लिए स्टेटमेंट है, याद रखें कि इसका जो घनत्व होगा, इसका घनत्व यह हमेशा कैसा होगा? उच्च होगा, यानी कि अधिक होगा। और याद रखें, यह पवन कैसी होगी? तो यह पवन होगी भारी, फाइन। और इसका जो प्रवाह होगा, याद रखें, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ये जाती है। अब कैसे जाती है? तो बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आपके घर में एसी लगा है तो टेल मी, ये एसी कहां लगा होता है? ये एसी ऊपर लगा होता है या एसी नीचे लगा होता है? तो जनरली जो आप पाएंगे कि एसी जो है वो आपके घर में ऊपर लगा होता है। तो याद रखें, एसी से जो ठंडी हवा आती है वो भारी है, और वो भारी हवा बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ आएगी। गर्म हवा ऊपर जाएगी, ऊपर से बाहर निकल जाएगी। ठंडी हवा भारी है तो नीचे आएगी। अगर एसी नीचे लगा रहेगा तो डियर सारी ठंडी हवा नीचे होगी और रूम ऊपर गर्म होगा। क्लियर? तो इसलिए एसी लगाए जाते हैं ऊपर, वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं ऊपर। वेंटिलेटर्स का काम है हवा को बाहर भेजना, और एसी का काम है हवा अंदर भरना। क्लियर हो गया? फाइन। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, तो एक बार फिर से ऐसे रिवाइज करें कि तापमान और दाब का संबंध यह है कि जब कभी तापमान बढ़ेगा दाब कम होगा। सेकंड चीज है पवनों का प्रवाह। तो याद रखें, पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तीसरा पॉइंट है उष्ण पवनें, यानी कि गर्म पवनें हमेशा हल्की होती हैं, उनका घनत्व कम होता है, और ये नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। सेकेंड चीज है शीतल पवनें। शीतल पवनें यानी ठंडी विंड, ठंडी यानी कि कोल्ड विंड, इसके लिए याद रखें इनका घनत्व उच्च होता है और ये भारी होती हैं, तथा हर बार ऊपर से नीचे की ओर इनका प्रवाह होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ अब ध्यान से देखें, अब मैं एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइन, मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं एक बल के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि जस्ट बिकॉज कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, फाइन, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, फाइन। जो पृथ्वी का यह घूर्णन है, इसके कारण पृथ्वी पर चलने वाली जो हवाएं हैं, फाइन, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, फाइन, तो इस स्थिति में जो पवनें हैं, मान लीजिए कोई पवन इस प्रकार से ऊपर जा रही है, फाइन, अब पृथ्वी जो है वो रोटेट कर गई, अपने अक्ष पर घूम गई, तो ये जो पवन है यह भी अपनी दिशा से कुछ कर्व पाथ में मुड़ जाती है, फाइन। अब ये कौन सा कर्व पाथ होता है?
तो इसे समझने के लिए हम सीधा इसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि पृथ्वी पर अगर कोई पवन प्रवाहित हो रही है तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध के केस में वो अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड के साइड, फाइन, मतलब ध्यान से समझिएगा, ये रूल है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई पवन चल रही है तो अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड के साइड वो मुड़ जाती है। क्लियर, फाइन। और याद रखें दक्षिणी गोलार्ध के केस में ये अपनी प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुड़ जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट, फाइन। सो याद रखें कोरियोलिस बल ये कहता है, कोरियोलिस फोर्स ये बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई पवन चलती है तो अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में कोई पवन प्रवाहित होती है तो वो अपने प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुड़ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, फाइन। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं जिसके बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम ठीक से प्लॉट कर पाएं और यूपीएससी में अपने मेंस के आंसर को वैल्यू एडिशन के साथ रिप्रेजेंट कर पाएं। क्लियर है? चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। किस प्रकार से जो है निर्माण होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। ये मान लीजिए ऐसा, ये पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी का ना ये वाला भाग मैंने इस प्रकार से खोलकर नीचे यहां बना दिया है, इसको सीधा मैंने बना दिया, फाइन। अब ये सीधा बनाने से फायदा क्या है, तो बच्चों आपको इजीली समझ में आएगा कि ये हो कैसे रहा है। इसके बाद मैं इसको जो है वो इस शेप में भी बनाकर आपको दिखाऊंगा, फाइन। लेकिन पहले आप इसको ऐसा देखें जिससे आप इसे पेपर में बना पाएं ठीक से। और अगर आपने ये मॉडल पेपर में बना दिया तो बच्चों मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं जो आपका एग्जामिनर होगा वो डेफिनेटली ये मानकर चलेगा कि जिस स्टूडेंट की वो ये कॉपी चेक कर रहा है वो स्टूडेंट काफी ब्रिलियंट है। क्लियर, फाइन। तो देखें सबसे पहले तो ये डायग्राम जो है वो इस प्रकार से थोड़ा स्पेस के साथ बनेगा, फाइन। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो है ये है 0 डिग्री, फाइन, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक। ये है 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी देशांतर। क्लियर, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर, फाइन। ये 10 डिग्री और ये 0 डिग्री। क्लियर हो गया, फाइन। अब देखें इधर आएंगे आप, तो ये है बेसिकली 25 डिग्री और ये है 35 डिग्री, फाइन। ये हो गया नॉर्थ, ये है नॉर्थ। और इसी प्रकार यहां पर हम प्लॉट करेंगे, ये है 25 डिग्री साउथ और ये है 35 डिग्री साउथ। क्लियर। अब इसके बाद मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं, ये है 65 डिग्री, चलिए 60 डिग्री, और ये है 65 डिग्री, मैं यहां पर बनाता हूं 65 डिग्री, ये है 65 डिग्री नॉर्थ। और इसी प्रकार यहां पर ये है 60 डिग्री साउथ और ये है 65 डिग्री साउथ। क्लियर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्री और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्री। क्लियर, फाइन। अब ये हमने पृथ्वी का जो सतह है उसको सपाट वे में सीधे तौर पर बनाया है, फाइन। इसी को अगर मैं उठा के दोनों 90 के ऊपर ऐसे मिला दूं तो आपको जो है वो पृथ्वी देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, फाइन। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है यहां पर तापमान कैसा है, तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, फाइन। यहां पर तापमान ये कैसा है, उच्च है। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें कि यहां तापमान क्यों उच्च है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फाइन। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान उच्च होगा। क्लियर। अब बताएं, हमने जो थंब रूल देखा था, इस थंब रूल के अनुसार तापमान उच्च है तो दाब कैसा होगा, तो दाब सामान्य तौर पर कैसा होगा, कम होगा, फाइन। तो वापस आ जाएं, यहां पर दाब कैसा होगा, निम्न, प्रेशर होगा निम्न। अब बताएं बच्चों, यहां की जो वायु है ये गर्म है या ठंडी है,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी। और याद रखें गर्म हवा जो तापमान है वो उच्च है तो हवा कैसी होगी, गर्म। और गर्म हवा हल्की होती है और हल्की होने पर ये ऊपर उठती है। तो ध्यान से देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये पवन जो है ये इस प्रकार से ऊपर उठना प्रारंभ करेगी और ये नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। क्लियर हो गया? फाइन। अब देखें, ये जब एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेगी तो उस समय बच्चों टेल मी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है? तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। और याद रखें जब तापमान कम होता है तो हवा कैसी होगी, जो हवा यहां से चलना प्रारंभ करी थी वह हवा ऊपर जाने के पश्चात कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जैसे ही यह पवन ठंडी हो जाएगी, जैसे यह हवा, जैसे यह वायु राशि ठंडी हो जाएगी तो ठंडी होने के बाद यह भारी हो जाएगी और भारी होने पे यह इस प्रकार से नीचे की ओर आना प्रारंभ करेगी। फाइन। तो यह इस प्रकार से नीचे की ओर प्रवाहित होगी और यह आ गई नीचे बच्चों। क्लियर? अब इसी प्रकार से मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पवन है, ये जो वायु है, ये वायु ठंडी होने के बाद इस किसी क्षेत्र पर नीचे आकर गिरती है। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने कहा कि ये वो सतह है, फाइन, इस सतह के ऊपर दाब कितना है, तो मैं वास्तविकता में क्या पूछ रहा हूं बच्चों? तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा इस सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब कितना है, यह बताता है कि इस सतह के ऊपर रखी हुई हवा का वजन कितना पड़ रहा है इस सतह पर। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, अगर मैंने आपसे कहा इस सतह पर वायुमंडलीय दाब x है, यानी कि x मात्रा में इस सतह के ऊपर हवा रखी हुई है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जब ताप उच्च हुआ तो हवा ऊपर की ओर प्रवाहित हुई है, ऊपर की ओर प्रवाहित हुई है, यानी कि सतह से मैंने इस प्रकार से हवा हटाई है बच्चों, तो दाब कैसा हो गया? दाब बाय डिफॉल्ट कम हो गया। परंतु बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, यही वो कंसेप्ट है जहां पर बच्चों से गलती होगी और वो हमेशा इसे रटने का प्रयास करेंगे। और याद रखें, जब आप उत्तर लेखन करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे और आप इस पॉइंट को समझाएंगे कि क्या कारण है कि इस क्षेत्र में ऐसा हुआ, तापमान उच्च होने के बाद भी दाब भी उच्च है, यह कैसे हुआ, तब एग्जामिनर आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा। क्लियर? और यह मान लेगा कि आप जो है एक होशियार स्टूडेंट हो, स्मार्ट स्टूडेंट हो। और एक बार वो ये मान ले कि बच्चा स्मार्ट है या बच्चा पढ़ा लिखा है, तो याद रखिए उसी चश्मे के साथ वो पूरी कॉपी चेक कर लेता है। यानी कि आपको अपने एग्जामिनर को ये फील कराना है कि डियर मुझे आता है, और एक बार उससे समझ में आ जाए कि जिस विद्यार्थी की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं ये एक पढ़ा लिखा छात्र है। फाइन। तो याद रखें, फिर वो उसी ऑरा के साथ, उसी माइंडसेट के साथ आगे के आपके सारे आंसर चेक करेगा। क्लियर है? फाइन। चलिए वापस आए, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न क्यों है, तो इसका मुख्य कारण डियर यह है कि यहां से जो पवनें ऊपर उठी, तो वायुमंडलीय दाब का ही मतलब है इस सतह के ऊपर रखी हुई वायु का कितना भार इस पॉइंट पर पड़ रहा है। और जैसे ही आपने हवा को इस प्रकार से ऊपर उठाना प्रारंभ करा, तो यहां से हवा हट रही है बच्चों, यहां से पवनें हट रही हैं, तो तापमान कैसा होगा, तो दाब कैसा होगा? तो यहां पर याद रखें, यहां पर दाब निम्न होगा। परंतु अब देखें 35 से 25 डिग्री नॉर्थ या 25 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में, देशांतर में, तो आप पाएंगे बच्चों कि 35 से 25 नदर्न लैटिट्यूड्स पे या उत्तरी अक्षांशों पे आप पाएंगे कि यहां पर भी तापमान तो उच्च ही है। ध्यान से समझिएगा, तापमान यहां उच्च ही है, परंतु पवनों के इस स्थान पर गिरने के कारण, फाइन, मतलब पवनों के यहां नीचे गिरने के कारण। अब ये नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि कहीं से ये ऊपर उठी थी, तो जब ये ऊपर उठी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद नीचे गिरी। तो याद रखिए, तापमान उच्च होने के बाद भी यह अपवाद है कि इस क्षेत्र में दाब भी यानी कि प्रेशर भी उच्च होता है, जबकि ये जनरल फिनोमिना यानी कि सामान्य रूल के उल्टा है। याद रखिए, सामान्य रूल कहता है तापमान उच्च दाब निम्न। अब यहां पर 25 से 35 डिग्री अक्षांशों पर
होता यह है कि पवनें ऊपर जाती हैं और पवनें नीचे गिरती हैं, और जब ये पवनें नीचे गिरेंगी बच्चों, तो याद रखें नीचे गिरने के पश्चात यहां पर पवनों का भार बढ़ेगा, वायु का भार बढ़ेगा, और यह भार बढ़ने से यहां पर वायुमंडलीय दाब उच्च हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? फाइन। तो याद रखिए यहां से पवनें ऊपर गई, ऊपर होने के बाद ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद ये डिस्पर्स होके इस बेल्ट पर, इस क्षेत्र पर गिरती हैं, जहां तापमान उच्च होने के बाद भी दाब उच्च ही रहता है। क्लियर हो गया? फाइन। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्षेत्र में तापमान उच्च है, इस क्षेत्र में तापमान निम्न है, इन दैट केस यहां पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पवनें हैं इनका प्रवाह किस दिशा में होता है, तो हर बार पवनों का प्रवाह जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अब यहां ध्यान से देखें, आपको देखने को मिलेगा दाब उच्च है, यहां दाब निम्न है, और बच्चों ये पवन चलना प्रारंभ होगी। क्लियर? और ये पवन चलते हुए इस दिशा में आएगी। क्लियर? अब ये जो आपने सेल देखी या ये जो आपने कोशिका देखी, इस कोशिका को कहा जाता है हेडली कोशिका। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे डिस्कवर, इसकी खोज भी किसने करी थी? हेडली ने। फाइन। तो इसे कहा जाता है हेडली कोशिका। क्लियर है? फाइन। चलिए अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये जो पवन यहां आ रही है, फाइन, ये पवन सतह पर चल रही है, तो याद रखें इसको कहा जाता है व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने। फाइन। अब इनके क्या गुणधर्म है और ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है? याद रखिए यूरोपियंस जो है वो इसी का उपयोग करके भारत आए थे। फाइन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में, अभी हमने व्यापारिक पवनें बनी कैसे ये देखा है, आगे इसके बारे में बहुत सारा कुछ है जानने के लिए, हम जानेंगे भी बट अभी नहीं। क्लियर हो गई बात? फाइन। चलिए अब मुझे एक बात बताएं, इस क्षेत्र में, फाइन, ये जो क्षेत्र मैंने बताया, इस क्षेत्र में बताएं मुझे तापमान कैसा होगा? तो यहां पर जो तापमान है वो निम्न है। निम्न क्यों है बच्चों? तो एक बात बताएं, ये ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान -40 डिग्री से -58 डिग्री सेल्सियस तक जाता है बच्चों। फाइन। तो यहां पर तापमान कम नहीं है, अतिशय कम है। क्लियर है पॉइंट? फाइन। अब बताएं जब तापमान कम है तो दाब कैसा होगा? दाब होगा यानी कि प्रेशर होगा उच्च। क्लियर है? फाइन। यानी कि यहां पर जो प्रेशर है वो हाई है, उच्च है। क्लियर? अब बताएं यहां पर जो विंड खड़ी हुई है, यहां जो पवन खड़ी हुई है, ये पवन चाहती है कि मैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाऊं। क्लियर? अब यहां से वो चलना प्रारंभ करेगी और उसे यहां पर निम्न वायु दाब दिख रहा है। फाइन। अब याद रखें यहां से वो पवन चलना प्रारंभ करेगी, पर अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। नाउ मेरा प्रश्न है, आप सभी ने सुना होगा कि एस्किमो एक जनजाति है, ये कनाडा में रहती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो एस्किमोज होते हैं ये कनाडा में रहते हैं। क्लियर? अब ये जो एस्किमोज है ना, ये लगभग -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रहते हैं, और जब यहां पर गर्मी पड़ती है बच्चों, तब वहां -4-5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यानी कि एस्किमो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां गर्मी में भी तापमान कैसा है? -5-7 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों अपने आसपास के क्षेत्र को देखो। फाइन। हमारे यहां शीत ऋतु में भी, विंटर्स में भी एट मैक्स जो टेम्परेचर आएगा बच्चों, वो एट मैक्स टेम्परेचर होगा, मतलब सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा? तो वो 5-6 डिग्री सेल्सियस होता है। फाइन। माइनस में बहुत रेयरेस्ट केसेस में जाएगा। फाइन। तो 4, 5, 6, 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब अगर आप उस एस्किमो को लेकर यहां ले आए तो बताएं बच्चों, उस एस्किमो को हमारे यहां की शीत ऋतु में भी उसे गर्मी से ज्यादा गर्मी फील होगी। क्लियर? क्योंकि एस्किमो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है उसके लिए उच्च और निम्न, इसका मापदंड दूसरा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान से देखें, ध्यान से देखें,
अगर मैंने आपसे कहा कि ध्रुवीय क्षेत्र से कोई पवन चलना प्रारंभ करती है, तो इस पवन का, इस वायु का जो तापमान है ये -30 -40 डिग्री सेल्सियस है। अब ये चलना प्रारंभ करेगी इस प्रकार, बहुत ध्यान से देखें, और जैसे ये 60-65 डिग्री के आसपास आएगी, यहां पर जो तापमान है, ये लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। अब याद रखें, कहां -40 डिग्री सेल्सियस और कहां प्लस में 10-12 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी बच्चों, ये गर्म होना प्रारंभ हो जाएंगी, और जैसे ही कोई पवन गर्म होती है तो बच्चों वो उठेगी ऊपर की दिशा में। अब यहीं रुक जाएं बच्चों, याद रखें ये पवन यहां पर, इसका तापमान जो है वो 10-12 डिग्री सेल्सियस है। फाइन। अब इसी 10-12 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो गई है। फाइन। अब हम इसे गर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि इसका पहले तापमान 40 था, अब 12 है, तो यह गर्म है। अब याद रखें, जैसे ही ये ठंडी से इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो गर्म होगी, और गर्म होने पर ऊपर उठेगी 10-12 डिग्री सेल्सियस पर ही। और याद रखें ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये ऊपर उठना प्रारंभ करेगी, वापस से माइनस में इसका टेम्परेचर जाने लगेगा। यहां पर जो पवन थी, इसका तापमान 40 डिग्री के आसपास था, यहां पहुंची तब कहीं जाकर उसका माइनस में टेम्परेचर गया था। और ये पवन जब उठना प्रारंभ कर रही है तो यहां तापमान है 10-12, इसलिए बहुत थोड़ी ही हाइट पर ऊपर जाने पे ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पे इस प्रकार से ये नीचे आना प्रारंभ करेगी। और बच्चों ध्यान से देखो कि ये पवन ऐसे ऊपर आई, ऊपर आने के बाद ये नीचे गिरी, तो ये भी एक सेल या कोशिका कहलाती है। और याद रखें, इस कोशिका को किसी ने डिस्कवर नहीं करा था, बेसिकली ये और ये कोशिका डिस्कवर हुई थी, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट सभी ने अंदाज लगा दिया था कि तीसरी कोशिका इस प्रकार से होगी। क्लियर? तो इसे कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका। क्लियर है पॉइंट? फाइन। अब देखें मैं इसे यहां पर बना देता हूं, ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। यहां पर जो तापमान है वो कैसा है? निम्न है। दाब जो है वो उच्च है। पवनें इस दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी, जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचेंगी ये गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ करेंगी, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी और वापस से नीचे आ जाएंगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये बीच का क्षेत्र कैसे बचा है? फाइन। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखें, अब मैं लास्ट डायमेंशन इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अब एक बात बताएं, ये पवन जिस लॉजिक से नीचे आ रही है, यानी कि यहां से ऊपर गई पवनें ऊपर गई, ठंडी हुई और नीचे आना प्रारंभ करें। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसी के पैरेलल जो पवन बना रहा हूं, याद रखिए ये वही है। फाइन। मतलब ये जो एरो है इसी का दूसरा फॉर्म में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। क्लियर? अब जब कोई पवन नीचे की दिशा में यहां आ रही है तो बच्चों इस प्रकार से ये पवन का एक स्लोप, ऐसा पिलर आया नीचे, ये नीचे आने पे ऐसा डिस्पर्स होगा, ये फैलेगा। तो मैं वही बना रहा हूं, ये पवन नीचे आई, नीचे आने के बाद ऐसे डिस्पर्स हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नीचे आई और ये इस प्रकार से डिस्पर्स हुई, फैली। अब ध्यान से देखिए, जो पवन इस दिशा में गई उसी का साथी पवन ये इस डायरेक्शन में भी गई है, इस दिशा में भी उसका प्रवाह हुआ है। क्लियर? और मैं इसे यहां भी ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से नीचे आई। क्लियर? और जब ये नीचे आई तो इस दिशा में इसका प्रवाह हुआ। अब बताएं बच्चों, ये जो पवन ऊपर से नीचे आई, ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? यहां तापमान कैसा है? उच्च है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। फाइन। यहां पर तापमान कैसा है? उच्च है बच्चों। और जब उच्च तापमान है तो यहां से जो पवन यहां से जा रही है, ध्यान से समझिएगा, इस पवन का तापमान भी उच्च होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये आ रही है वो पवन जिसका तापमान कैसा है? निम्न है। ये आ रही है वो पवन जिसका तापमान कैसा है? उच्च है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, जो ठंडी पवनें होती हैं ये भारी होती हैं, जो गर्म पवनें होती हैं ये हल्की होती हैं। मैंने पहले अभी स्लाइड में दिखाया था। फाइन। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रक और एक सेडान, इसका एक्सीडेंट हो, एक छोटी कार या हैचबैक का एक्सीडेंट हो,
तो बताओ बच्चों, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं और अब ये आपस में टकराने वाले हैं। तो बताइए क्या ऐसा होगा कि सिडान गाड़ी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाए और ट्रक को अपने साथ घसीट कर ले जाए? ऐसा होने वाला है? हमेशा ऐसा होगा कि सिडान और ट्रक अगर एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है, ट्रक अपने साथ सिडान को लेकर जाएगा। पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि ट्रक भारी है, सिडान हल्की है। अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, इन दोनों के बीच में टक्कर होती है, तो टक्कर होने के बाद जो मास बनेगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो भारी वाले का है। मेरी बात क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी सिडान जो है वो ट्रक खींच कर ले जा रही है? फाइन। यानी कि हर बार अगर किसी हैचबैक या सिडान का ट्रक के साथ एक्सीडेंट होगा तो बनने वाला जो पिंड होगा उसके प्रवाह की दिशा वही होगी जो ट्रक की दिशा है। पॉइंट क्लियर है? फाइन। अब देखें बच्चों, जब ये पवन जो हल्की है, गर्म है पर हल्की है, ये मिलेगी किससे? ध्रुवों से आने वाली ठंडी तथा उच्च घनत्व वाली पवनों से। तो याद रखें, जैसे ये पवन ऊपर जा रही है, ये पवन ऊपर जाना नहीं चाहती थी, परंतु जस्ट बिकॉज के ध्रुवीय पवनों का प्रवाह ऊपर की ओर है, ये पवनें भी ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। पर याद रखें कि ध्रुवीय पवनें ठंडी थीं, तो कम ऊंचाई पर जाने पर ही ये ठंडी हो गई ज्यादा और ये डिस्पर्स हो गई इस प्रकार से नीचे। परंतु जब उच्च ताप वाली पवनें आईं और ये इनके प्रवाह के कारण ऊपर की ओर प्रवाहित हुई, तो उस कंडीशन पे ये ज्यादा हाइट तक जाएंगी और ज्यादा हाइट तक जाने पर फिर ये डिस्पर्स होंगी, ठंडी होंगी। तो बच्चों यहां पर भी गिरेंगी, तो ये एरोज इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और ये इस डायरेक्शन में यहां पर भी गिरती हैं। और याद रखिएगा ये इस प्रकार से यहां आएंगी। फाइन। अब ये ऊपर की दिशा में इस प्रकार से बढ़ना प्रारंभ करेंगी। प्रारंभ करने के बाद ये ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के पश्चात ये इस प्रकार से डिस्पर्स होंगी। फाइन। और याद रखें ध्यान से, यहां पर भी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। फाइन। अब याद रखें बच्चों कि ये जो इस प्रकार से ये नीचे आई हैं, फाइन, ये जो नीचे आना है, इसने एक सेल का निर्माण करा, एक कोशिका का निर्माण करा है। और याद रखें इस कोशिका को जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी उसे कहा जाता है फैरल। फैरल, मैं एक सेकंड इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है फैरल कोशिका या फैरल सेल। इसे कहा जाता है फैरल कोशिका। क्लियर? तो याद रखें ये है बेसिकली डायग्राम जहां पर आपको 3 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। एक को कहा जाता है हेडली सेल, एक को कहा जाता है फैरल सेल, एक को कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका, या इन तीनों को ही सेल भी कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब ध्यान से देखें, ये जो पवन चली इसे कहा जाता है व्यापारिक पवन। क्लियर? इन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें। और जो पवनें यहां से इस दिशा में जा रही हैं इन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें। फाइन। पछुआ पवनें, इसे भी सेम वही पछुआ पवनें। फाइन। और याद रखें यहां से जो पवनें जाती हैं, फाइन, ये जो इस दिशा में चल रही हैं इसे कहा जाता है ध्रुवीय पवनें या फिर पूर्वा पवनें, पर सामान्यतः इसे ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ध्रुवीय पवनें कहा जाता है, ये भी है ध्रुवीय। क्लियर हो गया पॉइंट? फाइन। तो याद रखें ये 3 सेल बनते हैं और जब इस प्रकार का डायग्राम अगर आपने अपने मेंस की कॉपी पर बना दिया तो याद रखें वो एग्जामिनर हर बार ये मानकर चलेगा कि ये स्टूडेंट है जो बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस करता है सब्जेक्ट का। और एक बार वो इस चीज को अपने माइंड में सेटल कर ले कि जिसकी वो कॉपी चेक कर रहा है वो स्टूडेंट स्मार्ट है, याद रखिए वो उसी चश्मे के साथ आपकी सारी कॉपी चेक कर लेगा और आपके आने वाले प्रश्नों में होने वाली त्रुटियों को भी वो सामान्यतः यह समझ के
कि ये स्टूडेंट और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहा होगा, इसलिए कुछ एसेंशियल पॉइंट छोड़ के कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है। फाइन, ये मानकर आप ये कुछ मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड करता रहेगा। फाइन, तो ट्राई करें कि आप जो है वो इस डायग्राम को अपने माइंड में सेटल डाउन कर लें। फाइन, अब देखिए मैं यहां पर इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये क्षेत्र तापमान उच्च पर यहां पर वायुमंडलीय दाब भी उच्च है। ये वो क्षेत्र है जहां तापमान निम्न और वायुमंडलीय दाब उच्च है। ये वो क्षेत्र है जहां तापमान उच्च, वायुमंडलीय दाब निम्न है। अब लास्ट है ये क्षेत्र, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्षेत्र में जो तापमान है वो निम्न ही है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। और याद रखें यहां जो दाब है ये है। अब बताएं बच्चों, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। जब हवा ऊपर की तरफ जा रही है, जब वायु ऊपर की तरफ जा रही है, तो बच्चों याद रखिएगा कि किसी सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब कितना होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वायु का इस पर भार कितना आ रहा है। और जब कभी वायु ऊपर की ओर जाएगी तो यहां से आप हवा हटा रहे हैं बच्चों, और जब आप हवा हटाएंगे तो यहां पर हवा कम होगी, इसलिए वायुमंडलीय दाब कम होगा। और इसी के विपरीत अगर इसके ऊपर पवनों का प्रवाह नीचे की ओर है तो याद रखें आप इसके ऊपर और हवा भर रहे हैं, इससे होगा क्या? वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। और इस केस में याद रखें कि पवनों का प्रवाह ऊपर की ओर है, इसीलिए यहां पर वायुमंडलीय दाब भी निम्न होगा, बजाय इसके कि ये उच्च निम्न ताप के कारण, निम्न तापमान के कारण इसका दाब उच्च होता, ये दाब निम्न है। फाइन, और इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर तापमान निम्न है, निम्न है, और जो दाब है वो भी निम्न है। क्लियर? और इस केस में यहां तापमान जो इस प्रकार यहां लिखा हुआ है वही मैं यहां लिख रहा हूं। यहां जो तापमान है वो उच्च है, और जो दाब है यह भी उच्च है। और यह है बेसिकली त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ट्राई सेल्यूलर मैराडोनियल डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट। क्लियर? और यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं बनाऊं तो यह है उच्च ताप तथा निम्न दाब की पेटी, यह है 25 से 35 के बीच में उच्च ताप तथा उच्च दाब की पेटी। याद रखें यह जो क्षेत्र है ये यहां तापमान निम्न है परंतु दाब भी निम्न है, और यह वो क्षेत्र है जहां पर तापमान निम्न है परंतु वायुमंडलीय दाब उच्च है। क्लियर? तो इसे अपने दिमाग में बेहतर तरीके से फिट कर ले, और इसी को सामान्यतः जो बुक्स हैं उसमें इस प्रकार से बनाया जाता है, जहां पे आपको जस्ट अ सेकेंड, ये स्फीयर नहीं था ठीक से। फाइन, नाउ ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे किस प्रकार से बनाया जाता है तो याद रखें कि ये जो क्षेत्र है ये 10 से 10 के बीच का, इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी नेक्स्ट ही वीडियो पे। फाइन, तो ये बेसिकली उच्च, माफ कीजिएगा मैं तापमान को मेंशन नहीं करता हूं अदरवाइज जो है वो हौच पौच बहुत हो जाएगा। ये जो है वो निम्न वायु दाब की पेटी है, वायु दाब पेटी। इसी प्रकार यहां पर जब आप बनाएंगे तो ये जो पेटी है ये, यहां ध्यान से देखें, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये निम्न, ये उच्च, फिर ये निम्न, फिर ये उच्च। क्लियर? फाइन, चलिए। तो ये निम्न वायु दाब, यहां पर उच्च दाब, उच्च वायु दाब। फिर आएंगे आप इधर तो यहां पर आपको निम्न वायु दाब मिलेगा, निम्न वायु दाब। और यहां पर आपको
उच्च वायु दाब देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इसी प्रकार जो लॉजिक आपने ऊपर लगाया है वही लॉजिक ये है। यहां पर उच्च वायु दाब, यहां पर निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब होगा। और याद रखें यहां पर उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब। क्लियर? अब ये जो डायग्राम आपने बनाया ये जनरली स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं। फाइन। अब ये डायग्राम बेसिकली कंक्लूजन है इस डायग्राम का। फाइन, इस डायग्राम का। क्लियर? तो जब आप ये बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। क्लियर? अब देखिए ये जो पवने आपने यहां ड्रॉ करी हैं, मैं कल की क्लास में इन्हीं पवनों के साथ हाजिर होऊंगा, जहां पर हम व्यापारिक पवने क्या होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्हें व्यापारिक क्यों कहा जाता है, इन्हें पछुआ क्यों कहा जाता है, इन्हें ध्रुवीय क्यों कहा जाता है, क्या इनका महत्व है और क्या कारण है कि हमारे यहां टॉर्नेडोज नहीं आते हैं और अदर नेशंस में टॉर्नेडो आते हैं। हमारे यहां जो चक्रवात आते हैं अदर नेशंस में वो चक्रवात नहीं आते हैं। फाइन। क्या कारण है किसी क्षेत्र में जो है वो स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, इस क्षेत्र में हिमपात नहीं होता। क्या इसका कारण सिर्फ इतना है कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हैं? तो बच्चों याद रखिएगा भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है वो पास होती है और कर्क रेखा के ऊपर भारत का लगभग 45% भाग है, यानी कि भारत का 45% भाग बेसिकली बिलोंग करता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से। क्लियर? फिर भी हमारा देश जो है वो उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्लियर? अब इसका कारण क्या है तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। क्लियर? अब यहां पर ऐड करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप देखें तो इस प्रकार से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें प्रवाहित होंगी। फाइन। अब ये इस दिशा में इस प्रकार से बहेंगी, इन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें, और यहां से इस दिशा में। क्लियर? और फिर आप इस डायग्राम को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली व्यापारिक पवनें किस प्रकार से जाती हैं। अब इसके प्रवाह की दिशा का कारण ये क्यों है। क्लियर? और ये इसी दिशा में क्यों जा रही हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें। जैसे इसी प्रकार मैं अगर यहां बनाऊं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, इसे कहा जाता है पछुआ पवनें। क्लियर? ये इस दिशा में जाती है और ये इस प्रकार से इस दिशा में। अब ये इसका कारण क्या है तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइन। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा टफ जरूर फील हो सकता है, पर याद रखें ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नितांत आवश्यक है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डायमेंशंस के साथ फिर से हाजिर होंगे। आई होप आपको जो है ये क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट नीचे लीव करें जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी अदर इंफॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज सेंड योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। वील कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।